साथियों नमस्कार। मैं बुंदेलखंड की एक बड़ी चर्चित कहावत है, मैं उससे आज ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ। गए थे हर भजन को ओंटन लगे कपास। आजकल लखनऊ में गवर्नर महोदय के निवास पर प्रदर्शनी चल रही है, जो साल में एक बार लगती है। पुष्प, फूल और साग भाजी प्रदर्शनी ये प्रांतीय स्तर पर होती है, हर साल मनाई जाती है। तो ये माननीय महामहिम गवर्नर महोदय ने इस बार ये 2 दिन की अपेक्षा 4 दिन कर दी है। तो उत्सुकतावश, क्योंकि भाई सुंदर फूल मिलेंगे, पेड़ पौधे देखने को मिलेंगे और नई नई कृषि और बागवानी के संबंध में जानकारी होगी, तो इसकी जिज्ञासा तो हमारे चैनल को और हमको रहती है कि विशेष रूप से प्रकृति पर्यावरण का जागरण हो और नई नई जानकारी हम भी प्राप्त करें और आप लोगों को भी प्रदान कराएं, जिससे जन जागृति हो और पेड़ पौधों का संरक्षण व संवर्धन हो। तो हम उसी कार से गए थे, लेकिन वहाँ जब पहुँचे तो गेट के बाएं तरफ विशाल जो अरण्य है परिसर का, राजभवन का, वो अरण्य के रूप में बनाया है। मतलब फॉरेस्ट, जैसे प्राचीन फॉरेस्ट होते हैं, वो उसी को लुक दिया गया है। तो उस पर मेरी नज़र पड़ी तो मैंने देखा कि यहाँ तो शेर, भालू, चीते, बंदर, मगर सब बने हुए हैं। भाई क्या आशय है इनका। और पेड़ों में जो है विशेष घोंसले बने हुए हैं, आर्टिफिशियल और कुछ कृत्रिम और कुछ प्राकृतिक। तो एक उत्सुकता हुई तो और जानने का प्रयास किया। और जब जानने का प्रयास किया तो फिर घने जंगल में पहुंचे, जहां बहुत ज़्यादा झाड़ियां टाइप की हैं और काफ़ी अच्छे वृक्ष लगे हैं। वहां पहुंचे तो देखा एक संत जी की स्टैचू बनी हुई है और उसके सामने 3 जो है राजकुमार बैठे हुए हैं मूर्ति के रूप में, और चारों तरफ घेर के जो है जंगली जानवर बैठे हुए हैं, जिसमें शेर तो बड़ा ही भयानक है, हाथी भी है और भी सारे जानवर हैं, खरगोश भी है, लोमड़ी भी है, गिलहरी भी है, सभी जानवर हैं और बड़े ध्यान से बाबा जी की तरफ अपना मुंह किए हुए हैं। और आशय और संवेगात्मक भाव तो यही है कि सब लोग उन संत जी की वाणी को सुन रहे हैं। और फिर तो भाई हम पहुंच गए ईसा से 3वीं शताब्दी पहले, कौन, श्री विष्णु शर्मा साहब, और पहुंच गए भारत के महान नीति शास्त्र पंचतंत्र के सारे प्रकल्प थे वो मेरे सामने तैरने लगे। और पंचतंत्र की जो एक पुरानी बुक कभी मैंने बचपन में पढ़ी थी वो भी ताज़ा हो गई। मैंने मन ही मन में और जोर से आवाज़ अपने हृदय में दी कि वाह, आज देश में जो चर्चित विवाद चल रहा है, जो चर्चित राजनीति जिस पर चल रही है, गोस्वामी तुलसी जी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, रामचरितमानस को जलाया जा रहा है, वो उसका सारा उत्तर तो यहीं श्री गवर्नर महोदय के प्रांगण में ही है। और हम सबकी किसी की नज़र ही नहीं पड़ रही है कि इतना बड़ा महान ज्ञान तो यहीं पर है। जो चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, जो चौपाई है तथाकथित रूप से जिस पे आरोपित किया जा रहा है लोगों को, अपनी अपनी विचारधारा है। वो तो भाई लोकतंत्र में स्वतंत्रता है, भारतीय संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता ही है, आप किसी के ऊपर भी उंगली उठा सकते हो। और फिर जो हमारे आराध्य हैं प्रभु श्री राम जी, उन्होंने ही लोकतंत्र को अपने जीवन काल में परिभाषित किया और एक नगरवासी के कहने पर उन्होंने अपनी पत्नी जी को भी वनवास का आदेश कर दिया था। तो लोकतंत्र तो उसी दिन जिंदा हो गया था। और एक हमारे सब्सक्राइबर साहब कहते हैं कि भगवान राम ने क्या किया। अरे भगवान राम ने तो बताइए उसी दिन जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता आपको दे दी थी प्रभु श्री राम ने, और आप कह रहे हैं कि भगवान राम जी ने भी क्या दिया। अरे वही तो संविधान जब लाखों आदमी इमली के पेड़ में टांग दिए गए अंग्रेजों ने, तब वो आपको बड़े लंबे संघर्ष के बाद हमारे पूर्वजों ने प्राप्त की। और जो है 1950 में 26 जनवरी को भारत का संविधान बना और अभिव्यक्त की आपको स्वतंत्रता 19वें अनुच्छेद के द्वारा प्राप्त हुई। तो चलिए अब मूल विषय पे आइए। भाई देखिए, हम तो भाई कबीरदास जी को तो छोड़ते ही नहीं। कबीरदास जी तो हमारे आराध्य हैं और उन्हीं की 4-5 चौपाइयाँ हमको याद हैं। उनमें से एक चौपाई में अभी, एक दोहा में अभी आपको पढ़ के सुना रहा हूँ कि कस्तूरी कुड्डल वसे मृग ढूंढे बनवाए, ऐसे घटघट राम है दुनिया देखत नाए। बताइए, सारा ज्ञान पंचतंत्र का तो साकार रूप से जिन चित्रकारों ने, जिन वास्तुकारों ने, जिन शिल्पकारों ने इसको रचना दी है अरण्य की,
वो भाई कोटि कोटि उनको धन्यवाद। और जो महामहिम गवर्नर महोदय ने इस चिंतन को साकार कराया है, मालूम तो यही पड़ा है कि वर्तमान जो गवर्नर महोदय हैं उनकी ये सोच है और सोच को साकार रूप दिया गया है। तो भाई मैं तो ये कहूँगा कि बहुत कोटि कोटि उनको ईश्वरीय प्रेरणा के अनुसार बधाई और शुभकामनाएं हमारे चैनल की तरफ से। अच्छा, और कोई देखे या न देखे, लेकिन नए छोटे बच्चे 4-5 साल के, बड़े किशोर, इनको ज़रूर भाई जितने भी गार्जियन हैं, माता पिता, अभिभावक, संरक्षक हैं, वो ज़रूर यहाँ देशाटन कराएं। प्रदर्शनी तो आप देखिए साल में एक बार 4 दिन के लिए मौका मिलता है, पहले 2 दिन के लिए ही मिलता था, लेकिन वर्तमान गवर्नर महामहिम गवर्नर महोदय ने 4 दिन कर दिया, जिससे देहात अंचल के बाहरी जनपदों के लोग भी आके यहाँ लाभान्वित हो सकें और प्रकृति का संरक्षण व संवर्धन कर सकें। देखो, ये परिदृश्य और ये विष्णु शर्मा जी की सभा देखने के बाद और 3 जो राजकुमार बैठे हैं, इससे एक भ्रम तो टूट गया। और जो हमारे विचारक समालोचक जो एक आरोप लगाते हैं कि तुलसीदास जी ने गंवार कह दिया, बताइए, गंवार, एक समाज को गंवार कह दिया। अरे तो भाई आज ये भ्रम तो टूट ही गया, अब आप लोग भी अपना भ्रम तोड़ लो भाई। और श्री रामचरितमानस को आप गाली मत दो और दुनिया में जो राजनीति कर रहा हो वो करो आप, लेकिन रामचरितमानस को बस छोड़ दो। हाँ, तो एक भ्रम तो टूट गया कि राजा अमर सिंह जी जो थे उस समय, और संस्कृत में दूसरा नाम दिया है, अभी मैं पढ़ के आपको सुनाऊंगा जो यहाँ स्लोगन लिखा है, शिलापट पे लिखवाया गया है। वास्तव में बहुत ज्ञान, असीम ज्ञान भरा पड़ा है यहाँ पर। जरूर भाई भ्रमण करिए सभी लोग। तो ये तो बात अब आज से निकाल दीजिए, अपने मन से भ्रम से निकाल दीजिए, और जो आरोप लगाते हैं आप वो भी निकाल दीजिए कि एक समाज को जो है वो किया गया। नहीं, राजा के भी लड़के गंवार हुए हैं, मोटी बुद्धि के हुए हैं और अक्षम हुए हैं और बिगड़ पढ़े लिखे हुए हैं और दिमाग से कुंद हुए हैं, उनको भी यहाँ पर विष्णु शर्मा जी के द्वारा ताड़ना दी गई और उनको इन जानवरों के से उन्होंने उनको सिखाया, ज्ञानवान किया और महाज्ञानी बना दिया तीनों बच्चों को। अब मैं आपको सर्वप्रथम तो वो स्थान दिखा रहा हूँ जहाँ पर विष्णु शर्मा जी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, क्योंकि पहले जो कथा भागवत होती थी वो सही रूप से वृक्ष के नीचे ही होती थी। पहले कोई पंडाल अंडाल थोड़ी थे आज की आधुनिक स्टाइल वाली कथाकारों के। तो वैसे ही यहाँ मूर्ति के रूप में बैठा ला गया है। तीनों राजकुमार सामने बैठे हैं पद्मासन मुद्रा में, और उनको घेर कर सारे जंगल के जानवर बैठे हुए हैं, वो भी संत जी की, विष्णु शर्मा जी की बातों को ध्यान से सुन रहे हैं। अब सर्वप्रथम तो मैं आपको वो स्थान दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये प्रांगण में, परिसर में ये स्थान मूल रूप से बना हुआ है। फिर इसके बाद मैं शिलापट पे जो लिखा हुआ है मैं वो पढ़ के आपको सुनाऊंगा। यहाँ पर शिलापट पे पंचतंत्र का संक्षिप्त विवरण लिखा है। पंडित विष्णु शर्मा। पंडित विष्णु शर्मा प्रसिद्ध संस्कृत नीति पुस्तक पंचतंत्र के रचयिता हैं। नीति कथाओं में पंचतंत्र का पहला स्थान है। पंचतंत्र की रचना ईसा पूर्व 2री और 3री शताब्दियों के बीच हुई थी। महिला रौप्य के राजा अमर शक्ति के 3 मूर्ख पुत्र थे जो राजनीति एवं नेतृत्व गुण में सीखने में असफल रहे। विष्णु शर्मा राजनीति तथा नीति शास्त्र सहित सभी शास्त्रों के ज्ञाता थे। राजा के अनुरोध पर पंडित विष्णु शर्मा ने उन्हें शिक्षित करने हेतु कहानियों की रचना की, जिनके माध्यम से वे उन्हें नीति सिखाया करते थे। शीघ्र ही राजकुमारों ने इसमें रुचि लेना आरंभ कर दिया और नीति सीखने में सफलता प्राप्त की। इन कहानियों का संकलन 5 समूहों में पंचतंत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। तो शिलापट पर जो पंचतंत्र का संक्षिप्त सार लिखा हुआ है वो मैंने आपको बता दिया कि वास्तव में राजा महाराजों के भी बच्चे बहुत शैतान और अड़ियल और उपद्रवी और मोटी बुद्धि के गंवार हुआ करते थे। उनको विष्णु शर्मा ऐसे संतों ने, ऐसे आचार्यों ने, नीति शास्त्र के ज्ञाताओं ने उनको उदाहरणों के द्वारा समझाया। अब मैं पंचतंत्र में 87 बहुत बहुत महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं जो नीति शास्त्र से भरी पड़ी हैं, और आपको जानकर गर्व भी होगा, आपको एक ये ज्ञान भी मिलेगा कि इसका 6वीं शताब्दी में सबसे पहले इसका अनुवाद हुआ था पहलवी भाषा में। जो पहलवी भाषा अब कहाँ की भाषा थी ये भी आपको मैं बता दूं। पहलवी भाषा ईरान क्षेत्र की भाषा थी। जो आज ईरान है वो वहाँ पर पहलवी भाषा बोली जाती थी, और उसमें 6वीं शताब्दी में
पहला अनुवाद हुआ था। उसके बाद वो अनुवाद के द्वारा फिर अरब और ग्रीक और यूनान में ये संवाद बढ़ता चला गया और इसका ज्ञान बढ़ता चला गया। तो आज एक भ्रम और निकाल लो कि जीरो के साथ नीति शास्त्र का अगर ज्ञान दुनिया में किसी को दिया है तो वो हमारी पंचतंत्र की किताब ने दिया है। सॉरी, इसे किताब न कह के एक महान ग्रंथ और शास्त्र की संज्ञा दी जाए। अच्छा, अब ज़्यादा अगर हम बड़ाई कर देंगे तो फिर डर लगता है कहीं रामचरितमानस की तरह इसको भी न जलाने लगा जाए। हर चौराहे पे पता पड़ा कि ये जलाना चालू कर दिया गया भारत में। बड़ा जो है सही बात कहना भी आजकल बड़ा जोखिम भरा काम रह गया है। लेकिन चलिए, अगर भारत में जला भी दिया जाएगा तो ये ज्ञान दुनिया में पहुंच गया है। जर्मन, यूनान, रूस, स्पेन, सब जगह इसके अनुवाद हो चुके हैं। ये आपको अब इससे तो अब हम निश्चिंत हैं कि ये जलाई नहीं जा सकती। और फिर ज्ञान कभी जला है आज तक? अरे यार, ज्ञान को कोई जला पाया है? इसीलिए तो कहते हैं ज्ञान कभी चोरी नहीं होता। दुनिया की हर चीज़ चोरी होती है, लेकिन ज्ञान ऐसी अमृत चीज़ है जो चोरी नहीं होती। आप जला सकते हो, वो तो कागज़ के पत्ते हैं, आप कहीं भी जला दो वो, लेकिन अपमान है, अपमान तो नहीं करना चाहिए। भारतीय संविधान इस बात के लिए इजाज़त भी नहीं देता। ये कानून विरुद्ध अपराध है वास्तव में, और अभी तक आप लोगों ने क्षमा नहीं मांगी। सबसे बड़ा कष्ट तो ये है, आप दुनिया में सबकी बुराई करो लेकिन श्री रामचरितमानस की बुराई आप कदापि मत करो। भाई, बात मान जाओ, ज्ञान को मत जलाओ, ज्ञान के दीपक को जलने दो। दुनिया में जितने भी शास्त्र हैं उनमें किसी को मत जलाओ। सभी शास्त्र कुछ ना कुछ महान ज्ञान दे रहे हैं इन मानवों को। हम और आप तो एक चौपाई लिख नहीं सकते, और हमारे पूर्वज, मानव समाज के जो पूर्वज लिख गए उनको हम जलाएं, ये कहाँ की बुद्धिमानी है? आज हम एक खेत खरीद नहीं सकते और खेत बेचने लगें, तो ये कहाँ की बुद्धिमानी भाई? विष्णु शर्मा जी के बारे में जानकारी ये हुई है कि जब वो 100 साल के नज़दीक आ गए थे तब उन्होंने ये रचना की थी और ज्ञान दिया था उन राजकुमारों को। और तुलसीदास जी तो 126 साल के हो गए थे। 40 साल तो उन्होंने रिसर्च ही की दुनिया भर के शास्त्रों से और वेदों से और सबसे निकाल के, रामायण से श्री वाल्मीकि जी की, और आपको सरल बनाया, मतलब पीने लायक पानी निर्मल बनाया। श्री रामचरितमानस निर्मल पानी है जिसका मंथन करके, पढ़ के आप ईश्वरी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, नीति शास्त्र का महान ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, दर्शन का महान ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते। तो ज्ञान तो दुनिया में बहुत सारे हैं, लेकिन वो समुद्र की तरह खारे पानी के हैं, और श्री रामचरितमानस का निर्मल ज्ञान है। तो भाई, अब ये विष्णु शर्मा जी की भी कृति कहीं जलाला मत देना भाई, डर लगता है। लेकिन अब चलिए, जो कहानियों की जो प्रमुख कहानियाँ हैं उनको यहाँ साकार रूप से दिखाया गया है, ज़रा उनके भी दर्शन कर लीजिए। देखिए, आज आप अंदर भी देखिए, गवर्नर हाउस के अंदर जो है सुंदरता और रखरखाव देखिए कि प्रकृति का कितना अच्छा संरक्षण है, वो आज आपको सब दिखाता हूँ। और बहुत ही मनोरम है, आपका दिल आज बाग बाग हो जाएगा। देखिए, राजभवन के प्रांगण परिसर में विशेषकर पंचतंत्र की कहानियों को साकार किया गया है चित्रित के द्वारा। ये देखिए, स्यार, नीला स्यार आदि जो कहानियाँ हैं उन सबको भी यहाँ पर मूर्ति के रूप में चित्रित किया गया है। ये आप देखिए, प्राकृतिक सुंदरता, कृत्रिम रूप से फव्वारे चल रहे हैं और बहुत ही अच्छा रखरखाव है। वाह! ये देखिए, पीपल के वृक्ष को बड़ा ही संरक्षित किया गया है। भगवान शिव नीचे विराजमान हैं, ऊपर पीपल है। ये देखिए, पंचतंत्र की प्रमुख कहानियों में से एक है और ये हमें बहुत ही प्रेरणा और मोटिवेशन देती है। देखिए, पंचतंत्र की एक और विशेष कहानी जिसमें शेर और चूहे का संबंध है। तो शेर फंस गया है जाल में, सामने आप देख ही रहे होंगे, और चूहा अब शेर की मदद करेगा। तो मनुष्य बलि नहीं होत है, समय होत बलवान, उसकी ये कहावत चरितार्थ हो रही है। देखिए, जो हमारा और हमारे चैनल का मूल उद्देश्य है कि बच्चों में, जन जन में प्रकृति का और पेड़ पौधों का संरक्षण हो, अरण्य के आप महत्व को समझें, फॉरेस्ट के महत्व को समझें कि हमारे पूर्वजों ने, चाहे भगवान प्रभु श्री राम जी हों, चाहे भगवान कृष्ण जी हों, चाहे भगवान भोलेनाथ जो प्रकृति के आध्यात्म देव महादेव हैं,
इन सब ने प्रकृति का संरक्षण किया और संवर्धन किया। और दुनिया करे या ना करे, लेकिन हर भारतीय का ये दायित्व होना चाहिए कि अपने पूर्वजों के कार्य को दृढ़ता से करें और पूरी दुनिया में ये एक संदेश दें कि वास्तव में हम प्रकृति, पर्यावरण और जलवायु के संरक्षण के एक स्वतंत्र और अच्छे नागरिक हैं। देखिए, अभी पंचतंत्र की ही बात चल रही है तो उसी विषय पे आपसे वार्ता करेंगे। सबसे पहले हट्टल जी जो विचारक हैं अंग्रेज, क्योंकि भारतीयों के तो विचारकों की बात आप लोग सुनोगे नहीं, अंग्रेजों के नाम अगर हम ले देंगे तो जरूर आप सुन लोगे। तो सबसे पहले पहलवी भाषा में ये इसका अनुवाद हुआ 6वीं शताब्दी में, और फिर लहरियाई भाषा में हुआ 570 ईस्वी में। और श्री नसरुल्लाह साहब थे, इन्होंने हिब्रू भाषा में, अरबी भाषा में किया 1180 ईस्वी में। और फिर यूनानी और लैटिन भाषा में इसका अनुवाद हुआ। 1251 में स्पेनी भाषा में इसका अनुवाद हुआ और 1480 में जर्मनी भाषा में इसका अनुवाद हुआ। और ये जो है अनवार सुहेली ने तुर्की भाषा में 1644 में इसका अनुवाद किया। इसको अरबी और ईरान में कर्टक दमनक कहा जाता है। पंचतंत्र का नाम बदल के वहाँ कर्टक दमनक कहा जाता है। और यूरोप में इसको द फैब्टस ऑफ विडपाई कहा जाता है। और ये वहाँ प्राइमरी सेक्शन में बच्चों को अनिवार्य है पढ़ाने से। अब समझ में आया आपको कि विदेशी क्यों आगे चल रहे हैं हमसे और आपसे। आप तो इसी में लगे हो, सिर्फ ढोल गंवार शूद्र पशु नारी के विश्लेषण करने में और पोस्टमार्टम करने में पूरी शक्ति अपनी लगा रहे हो, और श्री रामचरितमानस को जलाने में। उसके ज्ञान से आपको कोई मतलब नहीं दिख रहा, साकार दिख रहा। चलो एक बार गलती हो गई, ठीक है, उसको समाप्त करो चैप्टर को, लेकिन आप रोज जो है एक बखेड़ा चालू कर देते हैं भाई। यदि यूरोप में ये प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाया जा रहा है और पूरे रसा और अन्य जगह ग्रेट ब्रिटेन वगैरह में, तो भारत में भी ये प्राइमरी सेक्शन में पढ़ाया जाना चाहिए। और प्रैक्टिकल रूप में इसी तरह से जगह जगह ऐसे पार्क बनाना चाहिए, जैसे यहाँ लखनऊ में राजभवन में श्री गवर्नर महोदय जी के इस आवास में अरंड को पुष्पित पल्लवित किया गया है। और साथ में ज्ञान, जो हमारे अरंड और जंगल ज्ञान के असीम भंडार रहे हैं, एक से एक महामुनि अगस्त, महामुनि वाल्मीकि जी, सरभंग जी, सभी जंगलों में जिन्होंने ज्ञान और तप प्राप्त किया है। और उसी तरह से हर जगह रचना की जानी चाहिए, जिससे लोगों में प्रकृति, पेड़ पौधों के संरक्षण और अरण्य के ज्ञान के प्रति अभिरुचि हो। एक अंग्रेज महोदय जो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, जिन्होंने भारत के साहित्य पर बड़ी पैनी नज़र रखी है और एक एक चीज़ का विश्लेषण किया है। देखिए, भारतीय तो इस मामले में बहुत पीछे हैं। वास्तव में जो आपका गुलामी का 250 साल, हजारों साल निकले, उसमें वास्तव में हम लोग बहुत पीछे हो गए और एकदम कूप मंडूप जो कुएं वाला मेढक है, वो स्थिति हो गई भारतीयों की। वो तो अब थोड़ा सा प्रकाश सूर्य का आ रहा है तो ज्ञान खुल रहा है। विंटर नित्स जी हैं और इनसे किसी लोगों ने पूछा कि भारत की वास्तव में दुनिया को क्या मौलिक देन है, संसार को भारतवर्ष ने क्या दिया है। तो उन्होंने इसका तुरंत जवाब दिया कि एक, मेरी नज़र में एक वस्तु जो पंचतंत्र है, जिसका नाम मैं तुरंत और बेठकत लिख सकता हूँ, जिसमें पशु पक्षियों को मौलिक मानकर जो ग्रंथ रचा गया है और जिसमें कहानियों का बहुत बड़ा साहित्य है, भारतवर्ष ने वो दुनिया को सबसे बड़ी देन मानी जाए। और वास्तव में आप ये एक विडंबना देखिए कि हमारे मूल पंचतंत्र की नकल से ही ये दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार जो किपलिंग, रुडयार्ड किपलिंग साहब को दिया गया, द जंगल बुक, जंगल की किताब के लिए सन 1907 में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया, वो पुरस्कार में हमें कोई आपत्ति नहीं है, मिलना चाहिए। लेकिन आप देखें कि वो पंचतंत्र की ही नकल है, पूरी शुद्ध रूप से है। और रुडयार्ड किपलिंग अंग्रेज नहीं, अंग्रेज निवासी न माने उनको, उनका जन्म भारत में हुआ और वो अंगल भारतीय थे। मैं तो भारत के राष्ट्रपति महोदय से और प्रधानमंत्री महोदय से निवेदन करूंगा
कि नोबेल पुरस्कार उनको जरूर मिल गया, लेकिन उन्होंने इस द जंगल बुक की रचना भारत में की, शिमला में रह के की, नैनीताल में गए और यहीं पर उन्होंने सारा संकलन किया। उनका जन्म भारत में हुआ। नोबेल पुरस्कार की लिस्ट में इंग्लैंड यूके की जगह न लिख के भारत का नाम लिखा जाए, और वो सही रूप से द कॉपीराइट पंचतंत्र की किताब का पूरा साहित्य का एक तरह से उसमें मतलब उसी को भ्रमित करके और दिखाया गया है। देखिए, इसका ज्वलंत उदाहरण भी बता रहा हूँ कि आज जब समस्त भारतीयों ने संगठित होकर कोहिनूर हीरा के बारे में आवाज़ उठाई, तो आज लंदन का सिंहासन हिल रहा है और वो कोहिनूर का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, न उसकी कोई सफाई दे पा रहे हैं। उसी तरह से रुडयार्ड किपलिंग साहब भारत में जन्मे थे और भारत में उनका जन्म 30 दिसंबर 1865 को हुआ था। सर जे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट बम्बई में उनकी वो कोठरी आज भी दयनीय हालत में भारत में मौजूद है। उसको भी निर्माण कराया जाए, वहाँ रचना करवाई जाए, लेकिन साथ में नोबेल कमेटी के ऊपर ये प्रस्ताव रखा जाए कि उनको एंग्लो भारतीय घोषित किया जाए और पूरी तरह से वो भारतीय थे। भारत में जन्म हुआ, भारत में रह के उन्होंने महान किताब लिखी और वो भी पंचतंत्र का सारा डुप्लीकेशन है उसमें। और भारत सरकार, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी और विदेश मंत्री जी संयुक्त राष्ट्र संघ के महाअधिवेशन में यूनेस्को में इस बात को उठाएं और पंचतंत्र को दुनिया का नीति शास्त्र, दुनिया का नीति शास्त्र ग्रंथ घोषित करवाएं सही रूप से। तो इस महान ग्रंथ की यही नोबेल होगा, यही दुनिया का सबसे श्रेष्ठ इस ग्रंथ को एक हमारा जो कहा जाए कि सांस्कृतिक विरासत को दुनिया में आच्छादित करने का ये एक सबसे ज्वलंत उदाहरण होगा और यूनेस्को उसको दुनिया की विश्व की नीति शास्त्र घोषित करे। क्योंकि दुनिया में अगर सबसे पहले किसी ग्रंथ के अनुवाद इतने भाषा में हुए कि आज दुनिया की कोई भाषा ऐसी नहीं है जिसमें इसका अनुवाद ना हो गया हो, और दुनिया में कहीं भी इसके ऊपर आज तक कोई उंगली नहीं उठी। वास्तव में ये बच्चों को, मूल बच्चों को एक नीति शास्त्र के लिए मजबूत करती है और भारत के प्राइमरी सेक्शन में हर बच्चों को ये किताब भारत सरकार के द्वारा, राज्यों की सरकार के द्वारा प्रदान की जानी चाहिए, जो जिससे कंप्यूटर और जो लैपटॉप और ये सब मोबाइल फ़ोन दिए जा रहे हैं उनकी जगह पे पंचतंत्र की बुक को सप्रेम भेंट बच्चों को दी जाए और जिससे भारतीयों का और भारतीयों के बच्चों का चिंतन का एक विश्व स्तरीय विकास हो सके। चलिए, हमारे चैनल से आप वापस जुड़ें और हमारी बात को हर जगह सरकार तक पहुंचाएं। देखिए भाई, मैं रिटायर्ड पुलिस वाला हूं, मैं इतना ही कर सकता हूं। ये एक सज्जन ने हमसे पूछा कि रिटायरमेंट के बाद आप ये काम क्यों कर रहे हो यूट्यूब में, तो हमने कहा कि ये काम तो रामचरितमानस में पूछो कि हनुमान जी ने उपदेश क्यों नहीं दिए, अंगद ने उपदेश क्यों नहीं दिए, जामवंत ने उपदेश क्यों दिए। अरे जामवंत सबसे बुजुर्ग मंत्री थे, तो अब हम भी भारत के सीनियर सिटीजन नागरिक हैं, हम अब भाई रिटायर्ड आदमी हैं, तो हम यही कर सकते हैं। अब आप ये कहो कि हम भारत सरकार में जाके मिलें और ये करें वो करें, तो अब ये तो हमसे संभव नहीं है। अब हम इतना ही कर सकते हैं और यही हमारी एक अमर वाणी होगी और इसको अच्छा लगे तो जन जन में पहुंचाइए, जिससे बच्चे भी जागरूक हो सकें और लखनऊ राजभवन का महान ज्ञान पूरी दुनिया में फैले। वो वास्तव में आज आधुनिक युग का पंचतंत्र है, इतना गौरवमयी प्रेरणा दे रहा है, मोटिवेशन, कि वास्तव में वो यथार्थ है, यथार्थ भारत का यथार्थ चित्रण है ज्ञान का। लखनऊ राजभवन कोटि कोटि हम तो भाई नमन कर सकते हैं और जिंदाबाद कर सकते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। अंत में जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मिलने जुलने वालों को भेजें। ये वास्तव में इसमें प्रगति का भी जागरण है, भारत की नीति शास्त्र का भी जागरण है, भारत की संस्कृति का महान दृष्टिकोण भी इस ब्लॉग में रखा गया है। जन जन में पहुंचाएं और हमारी जो घोषणा है, हमारी जो आवाज़ है, उसको बुलंद करते हुए भारत सरकार तक पहुंचाएं और संयुक्त राष्ट्र संघ के महाअधिवेशन में विश्व पटल पर भी इस बात को रखा जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू।